ग्रुप बिहेवियर, ठीक है ना. सो वी गोना टॉक अबाउट ग्रुप, एंड सबसे पहले ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट, व्हिच इज रिटन ओवर हियर. ऑलराइट, सो ग्रुप डेवलपमेंट फर्स्ट थ्योरी वी आर गोना स्टडी. And for group development, we're going to particularly study the first thing, first theory by Tuckman, which is the stages of group development. So, how does a group develop? What stages does a group go to through when they develop? So, according to Tuckman, there are five stages that the group goes through: forming, storming, norming, performing, and adjourning. ठीक है. ऑलराइट, सो हर स्टेज का अलग अलग क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना. एंड वंस द ग्रुप फुलफिल्स ऑल दीज फाइव स्टेजेस, then they become a group. If a group stops till number 3, they're not a group, they haven't formed a group. To make sure you become a group, तुम्हें 5 तक जाना पड़ेगा. So forming के अंदर everyone meets each other, ठीक है ना. फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है. And not everyone is open with each other, ठीक है ना. People are क्या कहते हैं very very reserved, ठीक है ना. People क्या कहते हैं are new to this group, ठीक है ना. And यहाँ पे लोगों को हर ग्रुप्स के डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, रूल्स वगैरह फॉर्म होते हैं कि इफ यू न्यू टू दिस ग्रुप, दिस इज द डूज एंड दिस इज डोंट. तो यहाँ पे रूल्स बताए जाते हैं एंड पीपल आर अगेन acquainted या introduced to each other. That's forming. स्टॉर्मिंग के अंदर, ठीक है ना, व्हाट हैपेंस कि ऑब्वियसली जो रूल्स बताए जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, नॉट एवरीवन वुड बी फेवर ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, थिंक ऑफ फैमिलीज. फॉर्मिंग के अंदर व्हेन टू फैमिलीज मीट ईच अदर, राइट, दे गेट टू नो ईच अदर एंड फैमिली के कल्चर्स वगैरह पता चलते हैं, डूज एंड डोंट्स. And हो सकता है because of cultural differences there might be fight between these two families, right? And fight as in not physical fight, as in disagreements हो सकती हैं. They might say something else, they will have another perspective कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, नहीं इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए. So यहाँ पे होता क्या है कि storming के अंदर differences address होते हैं between the groups, ठीक है. वो चाहता है कि मेरी चले, दूसरा बंदा चाहता है मेरी चले, तो यहाँ पे conflicts आती हैं. That's storming. थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेज इज द फर्स्ट टाइम नॉर्मिंग के अंदर वेयर दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे डिफरेंट पीपल फील as if they're the part of the same group, as in both the families will feel for the first time that they're part of a larger family. यहाँ पे जब सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं, राइट, फिर यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, राइट, ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ आते हैं. दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, राइट, एंड दे स्टार्ट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स डिफरेंसेस. पहले वे शुरू में नहीं करते, बट वंस दे स्टार्ट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल डिफरेंसेस, ठीक है ना, वहाँ पे नॉर्मिंग शुरू आती है. व्हेन दे एक्सेप्ट के हाँ यार वो उसके लिए नॉर्मल है, वो मेरे नॉर्मल है. एंड देन दे रियलाइज के चलो यार वी हैव टू लिव टुगेदर, नाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर. परफॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज के performing is the time you get the job done. To performing के अंदर every member gives his best so that the team can accomplish the goal that they're all achieving to accomplish. ठीक है. तो every family member will try to do what is best in their own manner, ठीक है ना, पूरी जान लगा कर, ताकि at the end of the day the family wins. That's performing. So performance like achieving the goal. Adjourning में क्या होता है? Adjourning के अंदर, let's suppose once you have achieved that goal, जब goal accomplish कर दिया, adjourning के अंदर now you have to figure out whether क्या इस group को खत्म कर देना चाहिए, या whether for example इस group को continue रखना चाहिए, ठीक है, whether कुछ चेंजेस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल किसी ने गलती की तो उस गलती को फॉरवर्ड लाएंगे, भाई तुमने परफॉर्मिंग सिचुएशन के अंदर ये गलती की थी, अगली दफा इस तरह नहीं एड्रेस करना, नहीं करना, तो मिस्टेक्स एड्रेस होंगी, ठीक है ना. किसी को प्रमोशन देनी तो प्रमोशन देंगे, किसी को ग्रुप से निकालना हो कि भाई ये खराब हरकतें करता है, अब आप जाओ यहाँ से, निकालना, नए बंदे डालना, ग्रुप को ख़त्म करना, ग्रुप को कंटिन्यू रखना, मिस्टेक्स कौन से होते हैं, एंड ऑल्सो किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी करना. ये सारी की सारी चीज़ें जर्नी के अंदर होती हैं. एंड टकमिन कहता है कि दिस इज व्हाट
ऑल 5 स्टेज के बाद आप ग्रुप डेवलपमेंट होता है, इसके बगैर ग्रुप डेवलप नहीं होता जब तक सारे के सारे स्टेजेस फुलफिल नहीं हुए होते. So one more thing is that Tuckman was की थ्योरी से हमें एक और चीज पता चलता है. See, people think के the conflict is bad for groups. सही है, conflict is bad for groups. लेकिन टकमैन के थ्योरी के हिसाब से द कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर ग्रुप, क्योंकि जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, जब तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक टेंशन रहेगी. सो जब वो फट के निकलेगा फिर नॉर्मल की तरफ लोग आएंगे. तो टकमैन theory gives you a new perspective. Conflict is necessary for group development, whereas other beliefs don't favor that rationale. भारत, so that is Tuckman's theory. ठीक है. तो बस यही याद रखना कि भाई 5 स्टेज होते हैं, इनके नाम ये हैं, एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्या कहते हैं स्टेज. ठीक है. सो whether this is evaluation point से क्या होगा, whether this is nature or nurture, well this is nurture क्योंकि the group is developed. ठीक है ना, तो ये चीज़ें बंदे को ऐसे ऐसे विद टाइम डेवलप किया जाता है. ठीक है ना, एकदम पैदाइशी लोग ग्रुप मेंबर्स नहीं बनते. दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी इन देम. दैट्स व्हाई इज अ नर्चर एस्पेक्ट. इज इट होलिस्टिक? यस, क्योंकि टकमैन की थ्योरी को समझने के लिए आपने ये पांचों स्टेजेस को फुलफिल करना होता है. You will not become a group if you do only one stage अलग से. So to become a group, you're supposed to do all 5 stages, then you become a group. That is क्या कहते हैं holistic in my view. क्या कहते हैं individual situation यहाँ पे apply नहीं होगा, बल्कि नहीं अप्लाई हो सकता है, क्योंकि storming के दौरान the conflict that arises are due to individual differences. ठीक है ना. So in that regard यहाँ पे individual situation, individual differences को यहाँ पे highlight किया जाता है, क्योंकि storming के अंदर individual के different beliefs, different क्या कहते हैं attitudes, preferences, backgrounds, ये सब यहाँ पे आता है storming के अंदर. Individual differences, deterministic free will यहाँ पे नहीं आएगा. नेचर हो गया, रेफरेंस हो गया, इंडिविजुअल सिचुएशन हो गया. इज इट एप्लीकेबल? 100% से एप्लीकेबल. किस तरह एप्लीकेबल? वेल, लेट्स सपोज कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हो, राइट, जहाँ पे मैनेजर्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे ग्रुप इदारे के अंदर ग्रुप डेवलप ही नहीं होता, क्या करें. सो दिस थ्योरी कैन बी थॉट टू द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो समझ पाए कि ग्रुप डेवलप करने में कौन कौन से स्टेजेस बंदे को जाने पड़ते हैं. तो ऑल्सो कोई ग्रुप पता चला नॉर्मिंग के दौरान है, लेकिन उन्होंने शायद पता नहीं होगा कि नॉर्मिंग के बाद करते क्या है. तो दिस मॉडल गिव्स यू एग्जैक्ट आइडिया कि आपको नॉर्मिंग के बाद करना क्या होता है. सो दिस कैन बी थॉट टू डिफरेंट लीडर्स या डिफरेंट मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपना ग्रुप सही से मैनेज कर पाए. सो इट इज एप्लीकेबल इन ट्रेनिंग्स. ठीक है. डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा, कल्चर बायस नहीं होगा, बल्कि कल्चर बायस हो सकता है. मैं टेल यू हाउ. सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये कि सी टकमैन ने अपनी स्टेजेस तो बता दी कि आपको कितने स्टेजेस फुलफिल करने. हाउ मेनी स्टेजेस यू हैव टू डू? 5. व्हाट आर दोस स्टेजेस? यहाँ पे नाम दे दिया. वन थिंग टकमैन डज नॉट डू कि ही डज नॉट टेल यू exactly how much time is required in this stage. Forming कितना टाइम लगता है, storming कितना टाइम लगता है, adjourning में कितना टाइम लगेगा, no one knows, right? So Tuckman has not given a timeline to how much each stage lasts. So that is one weakness. Also हो सकता है कि टकमैन ने बोला कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, right? You're going to go forward. What happens अगर in real life setting we have found out that some people after storming may not even go to norming, maybe forming के बाद वापस चले जाएं. So certain groups can operate back and forth. For example, performing के बाद, ठीक है ना, they can go back to storming. Performing के बाद they can go back to norming. ठीक है ना. हो सकता है कि stages back and forth, instead of going forward, a person can go back. या हो सकता है a person may do forming and एकदम skip storming and do norming. So what do you do then? Tuckman explain नहीं किया ये
कि व्हाट हैपेंस इफ अ ग्रुप स्किप्स अ स्टेज, ये नहीं बताया टकमैन ने। टकमैन ने ये भी नहीं बताया कि क्या हमेशा आगे जाना चाहिए और कैन यू गो बैक टू फॉर्मिंग आफ्टर स्टॉर्मिंग, टकमैन ने ये नहीं बताया। तो दैट्स अनदर वीकनेस। टकमैन का प्रोसेस मतलब साइक्लिकल हो सकता है, मतलब बैक एंड फोर्थ हो सकता है। इन टकमैन ने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ लीनियर, सो दैट इज वन वीकनेस, ठीक है ना। ऑल्सो इन्होंने बताया था कि टकमैन ने बताया कि व्हाट एवरी सिंगल स्टेप इज सपोज टू बी हाईलाइटेड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सबको पता है। टकमैन बट डज नॉट मेंशन हर किसी को करना क्या चाहिए इस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्मिंग के दौरान हर किसी को करना क्या चाहिए, क्या किसी को कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर बनना चाहिए या हर किसी को अपने चीजें बतानी चाहिए। टकमैन डज नॉट टेल यू दिस, टकमैन डज नॉट टेल यू हाउ टू डू दिस। टकमैन बता दे ये कैसे क्या क्या होता है, कैसे होता है, डजंट टेल यू। सो दिस इज ऑल्सो वीकनेस। कल्चर बायस, कल्चर बायस वेल कुछ कल्चर्स के अंदर ये शायद स्टेजेस जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी कल्चर के अंदर स्टॉर्मिंग की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जो कलेक्टिव कल्चर होते हैं राइट, वो वैसे ही ग्रुप को अपने ऊपर ज्यादा फेवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबके लिए बेहतर होगा वो मैं करूंगा, आई एम नॉट गोना डू समथिंग दैट जस्ट फेवर्स मी। तो उसके अंदर शायद स्टॉर्मिंग को ऑटोमेटिकली स्किप कर दें, वो फॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग की तरफ चले, नॉर्मिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, स्टॉर्मिंग भी नहीं हुई तो फॉर्मिंग के बाद परफॉर्मिंग की तरफ चले जाए। सो डिफरेंट कल्चर्स में हैव डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक टकमैन की स्टेज है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से आया था जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। सो दैट्स इट, दैट्स द इवैल्यूएशन पॉइंट फॉर टकमैन। यहाँ पे ऐसा कोई कंसर्न? ऑलराइट, सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, जब हमने ग्रुप डेवलपमेंट की बात कर ली कि हाउ डू यू फॉर्म अ ग्रुप, नाउ वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स, द सेकंड थ्योरी, ठीक है ना, in group development is Bellman's theory of team roles. This is the second theory in group development. Stages हमने डिस्कस कर लिए, now we're going to discuss something else. ये जो थ्योरी है, this tells you कि जब आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप के अंदर किस किस किस्म के बंदों की जरूरत पड़ती है, द टाइप ऑफ पीपल यू नीड टू फॉर्म अ ग्रुप, ये यहाँ से पता चलेगा। सो बेलबिन थ्योरी ऑफ टीम रोल्स, बेलबिन कहता है कि भाई आपका जो ग्रुप बनता है, ठीक है ना, इट शुड हैव 9 type of people, and these 9 type of people are divided in three categories: action oriented people, people oriented people, and thought oriented people. बेल्बिन कहता है बेहतरीन वो ग्रुप होता है जिसके अंदर इन 3 कैटेगरी के लोग होंगे, स्पेसिफिकली जिसके ये 9 लोग होंगे, 9 type of people. Let's talk about them. Action oriented people are the people who get things done. People oriented people are the people who care about it and maintain relationship. Thought oriented people are the ones who come up with decision making process, creativity and evaluation. तो इनका काम होता है सोचना, इनका काम होता है लोगों के साथ बना के रखना, और इनका काम होता है काम करवाना। Alright, so let's talk about each one of them. सबसे पहला था शेपर। शेपर इज एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। शेपर क्या होता है? शेपर इज द पर्सन, ठीक है ना, हु मेक श्योर कि प्रोग्रेस ना रुके, काम चलता है, मतलब कोई मुश्किलात ना है, ठीक है ना, कोई चीज़ की कमी ना पड़े, ठीक है ना, कोई मोटिवेशन कम ना हो। शेपर इज द पर्सन हु मेक कीप्स थिंग्स गोइंग, रुके ना कभी, दैट्स शेपर, ठीक है ना, जो वट एवर इज नेसेसरी टू गेट द जॉब डन, वो शेपर का काम है करवाना। इम्प्लीमेंटर क्या होता है? इम्प्लीमेंटर इज द पर्सन, ठीक है ना, जो प्लान होता है, जो तुम्हें दिया जाता है उस प्लान को एक्सिक्यूट करना, दैट्स द इम्प्लीमेंटर। ही इज सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। एक होता है हु कम्स अप विद द प्लान, राइट, फॉर एग्जांपल द पर्सन कम्स अप विद द ब्लूप्रिंट कि घर किस तरह बनेगा। अब घर किस तरह बनवाना है वो इम्प्लीमेंटर काम है, कि मजदूरों को सुपरवाइज करेगा, मतलब ये सब ना। सो इम्प्लीमेंटर इज द वन हु ब्रिंग्स द प्लान टू रियलिटी। फिनिशर इज द पर्सन, जब काम सब खत्म हो जाता है ना, सो फिनिशर इज द वन हु सपोज टू मेक श्योर कि काम सब कुछ परफेक्टली हुआ कि नहीं हुआ, फ्लॉस तो नहीं है, खामियां तो नहीं है, कमी तो नहीं है, राइट। तो फिनिशर इज द परफेक्शनिस्ट हु मेक श्योर कि काम जब कंप्लीट हुआ तो 100% सही तरह से कंप्लीट हुआ, कोई गलती ना हो। समराइजिंग, Shaper is the person who makes sure that the job continues and never gets stopped. He will make sure कि job होता रहे, काम हाथ रुकना हो। Implementer is the person who works according to the plan, ठीक है ना, जिस तरीके से प्लान चीज हुई है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का ये जिम्मेदार है।
Complete finisher is the person who makes sure that the job properly gets done. So basically, समझो कि shaper is the one who gives the resources, implementer is the one who implements those resources, and finisher is the one who makes sure that the resources have been utilized 100% correctly. People oriented, resource investigator, teamwork, and coordinator. Resource investigator क्या होता है? Resource investigator is the one who's supposed to go to other people, visit many people, and gather their ideas and come back to you. ठीक है? So people oriented क्यों कहेंगे? क्योंकि this guy talks to many people. So ये different लोग के thoughts नोट डाउन करता है, फिर तुम्हारे पास लाता है. तो डिफरेंट लोग के आइडियाज तुम्हारे पास लाना इज द रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर गाय. टीम वर्कर क्या है? टीम वर्कर इज द गाय, ठीक है ना, हु सपोज टू क्या कहते हैं, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, मेक श्योर एवरीवन गेट्स अलोंग विद एवरीवन वेल, ठीक है ना, मेक श्योर एवरीवन इज फेयरली ट्रीटेड, ठीक है ना, एंड मेक श्योर दैट द ग्रुप क्या कहते हैं does not have a bad reputation. तो ये basically what he does is कोई ग्रुप में कोई लड़ाई लड़ाई ना हो, ठीक है ना, सब coordinated रहें, that's his work, teamwork. Make sure positive relationships are maintained between the group, कोई confrontation ना हो. Coordinator is the guy, ठीक है ना, करता क्या है कि कोऑर्डिनेटर को पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम सही करेगा. सो कोऑर्डिनेटर इज सपोज टू गिव द वर्क टू द बेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि he knows people, what are people's strengths and weaknesses. So that because of that knowledge, he will be able to give the task to the appropriate people within that group. If a person is good in creativity, वो उसको देगा. The person is good in talking to people, ये उसको देगा. The coordinator is supposed to allocate tasks to the group members who are gonna be able to accomplish it. तो इसको हर बंदे का strength and weaknesses पता होता है. Thought oriented. Plant is the one who comes up with unique ideas. Creativity is the responsibility for plant. Come up with creative ideas. Monitor evaluator क्या होता है? Monitor evaluator is the person जो is supposed to make a decision based on advantages and disadvantages of every single decision. कि हर फैसले के पीछे कोई ना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा. तो अगर आपके मल्टीपल चॉइसेस हैं तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मार्केट एवेल्यूएटर का हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स देखेगा. स्पेशलिस्ट इज द पर्सन जो एक चीज का एक्सपर्ट है. फॉर एग्जांपल ही इज दैट वन पर्सन जो उस चीज में 100% ट्रेंड हुआ हो. सो ही हैज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ टीम जहाँ पे कोरोना को वैक्सीन बनाना है, राइट, so you want to have person जो specialist होगा कोरोना के बारे में. So he is that one guy who knows about that one thing. लेकिन इसका मसला क्या होता है, दूसरी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा. तो that's his weakness. तो एक चीज़ के बारे में इतना पता होगा, दूसरी चीज़ के बारे में पता शायद नहीं होगा. बहरहाल बेल्विन कहता है कि टू हैव एन इफेक्टिव टीम आपको ये 9 टाइप ऑफ लोग चाहिए एंड दैट्स इट. सो इन समरी तुम्हें क्या लिखना सीआई के अंदर कि बेल्विन के 9 रोल हैं, 3 कैटेगरी के डिवाइड हुए हैं, thought related, action related and people related. And हर किसी का तुम्हें जो 9 roles है उसके basically 1 line description देनी है. So yeah, and that's it. So basically if you were to evaluate Bellman's theory, सबसे बड़ा मसला ये कि Bellman gives you 9 roles, right? 9 type of people. What if your group does not have 9 people? What do you do then? Bellman does not say that. Bellman's theory also doesn't tell you कि चलो लोग अगर कम पड़ गए, so is a person supposed to carry out multiple roles? Bellman doesn't tell you that. Bellman इतना बड़ा कि 9 रोल होने चाहिए. अभी 9 रोल कैसे हो, 9 से कम होगा, क्या करेंगे? Doesn't tell you that. क्या एक इंसान को एक से ज़्यादा रोल अपनाना चाहिए? Doesn't tell you that. So Bellman का एक वीकनेस ये. Alright. So Bellman ने छोटे ग्रुप के लिए थ्योरीज नहीं बताई, बड़ी ग्रुप के लिए थ्योरीज बताई भी हैं. Alright. Also बेल्विन का सबसे मसला ये कि आर्नोल्ड ने रिसर्च की 2005 के अंदर उसने रिसर्च किया था भाई हर टीम के अंदर किस तरीके के लोग होते हैं. Does every single team have 9 type of people? या नहीं है. So he did a research में पता चला कि ज़्यादातर टीम के अंदर लोग जो है ना इम्प्लीमेंटर शेपर्स पाए जाते हैं. प्लांट्स बहुत कम मिलते हैं. So बेसिकली सेइंग कि बहुत मुश्किल होता है इन लोग को ढूंढना क्योंकि क्रिएटिव वाले लोग बहुत कम होते हैं. सो इस वजह से शायद ग्रुप इनकम्प्लीट रह जाते हैं.
तो बेलबिन ने अगर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट दिया होगा ना, वो आइडियल सिचुएशन के लिए दिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में हर किसी ग्रुप के पास प्लांट नहीं होता। तो दैट्स व्हाई आर्नोल्ड ने कहा कि बेलबिन के हिसाब से ग्रुप बनाना इन रियल लाइफ इज नॉट 100% पॉसिबल। डिटर्मिनिस्टिक मैं नहीं बोलूँगा, कल्चर बायस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ऑलराइट, होलिस्टिक है, 100% होलिस्टिक, क्योंकि बेलबिन टॉक्स अबाउट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल and just combine करके we're going to have an effective group. So Belbin is considering many different type of people, many different type of aspects. That's why his theories are holistic, not reductionist. Is it individual situational? Well, Belbin talks about individual personalities. You just the 9 type of people that you have, right? These are 9 different personalities coming to you. Creativity personality, like the person who looks at pros and cons, the person who's specialist about that person particular thing. So every single person जो जिस category में fit हो रहा होगा, it is because of their own personality, या personal skills, या personal attributes, not because of situation. So Belbin talks about individual perspective rather than situation. कि जो यहाँ पे जो 9 different type of people आएंगे, these 9 different type of people are gonna have 9 different type of personalities and 9 different type of skills. Individual situation reductionist, नेचर नर्चर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, डिटर्मिनिस्ट फ्री यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने बता दिया कि बेलबिन की एप्लीकेशन के हिसाब से क्या है कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल टू 100% मेक अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू दिस also, but this theory is helpful. This is not a useless theory क्योंकि it is helpful for who, जो लोग हायरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, जो जिसको तुम सीवीज भेजते हो, जिसको एप्लीकेशन भेजते हो, राइट। ये HR या ह्यूमन रिसोर्सेज, इफ यू नो व्हाट दैट इज इट इज डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट who to hire, who to fire. तो वो लोग अपने कंपनी के अंदर देख पाएंगे कि हमारे कंपनी के अंदर कौन से टाइप ऑफ लोग कौन नहीं है, कौन से टाइप ऑफ लोग हैं. सो द HR ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कैन यूज दिस थ्योरी to find out appropriate candidate they need for their own company. For example, अगर इनके वो they feel कि उनकी कंपनी के अंदर बहुत सारे शेपर्स हैं, लेकिन शायद कोऑर्डिनेटर्स कम है, so they might give an application to recruit people जो कोऑर्डिनेटर वाली पर्सनैलिटी फुलफिल करते हो. सो दे मेक श्योर कि हर कोई टाइप ऑफ बंदा उनके इदारे के अंदर पाया जाएगा. तो दिस इज हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज या जो भी बंदा हायरिंग फायरिंग करता है दे कैन यूटिलाइज दिस. ये ज़्यादा कोई मसला. All right. So we talked about what type of people do you need in your group to have an effective group. We talked about कि तुम्हारे ग्रुप को किस तरीके से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है to have an effective group. Now we're going to talk about the third thing. ये भी बेल्बिन ने दिया है, वही बेल्बिन जिसके थियरी के ऊपर ये था, बट बेल्बिन ने अब जो चीज दी है वो ये दी है, द बेल्बिन थीम इन्वेंटरी. बेसिकली अगर ये तुम्हारा इन तीनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बेल्बिन ने अब क्या किया, इसका एक क्वेश्चनर दिया कि एक क्वेश्चनर से पता चलेगा कि तुम इस पूरे 9 कैटेगरी के अंदर से तुम कौन सा इंसान हो. सो बेल्बिन ने एक क्वेश्चनर भी बनाया जिसकी वजह से पता चल जाएगा तुम यहाँ पे किस टाइप के इंसान हो. सो we're going to study that separately, and that is going to be our third theory in this section, group development के बारे में, the Belbin team inventory. सही है, तो the Belbin team inventory again होता क्या है, this is it, ठीक है. Now किस तरीके से ये स्कोर होता है, well it is a closed-ended question, न्यूमेरिकली फॉर्म में आप जवाब दोगे, टाइप करके नहीं दे सकते. इट इज एन ऑनलाइन क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेबसाइट पे जाओगे आप कर लोगे. अच्छा, सो इसके अंदर किस तरह बढ़ते हो, सी दिस डजंट ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेश्चंस हैं, द स्टेटमेंट दैट अप्लाई बेस्ट टू यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं चॉइस दूं कि भाई इसमें से तुम कौन सा टिक करोगे, you will tick all of them, and Belbin knows that you'll tick all of them. So Belbin doesn't design his question in that way. Belbin क्या करेगा, बेल्बिन ने तुम्हें क्या किया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन 1 को आंसर करने के लिए टोटल तुम्हें 10 पॉइंट दिए हुए, 10 पॉइंट्स.
सही है, तुम्हारे पास 10 पॉइंट है हाथ में सेक्शन 1 को आंसर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 क्वेश्चन है। तुम्हारा चॉइस है कि तुम हर क्वेश्चन के अंदर एक एक पॉइंट दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्विक टू सी एंड टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, तुम इसके अंदर 1 दे दो, इसमें भी 1 दे दो, इसमें भी 1 दे दो। सो बेलबिन कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हें हर कैटेगरी के अंदर यस देना होगा ना, तो तुम्हें हर कैटेगरी के अंदर 1 देना होगा, क्योंकि यू हैव ओनली 10 पॉइंट्स एलोकेट फ्रॉम। तो या तो तुम हर चीज़ के लिए तुम 1 दे सकती हो, या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम 10 पॉइंट्स उसी चीज़ को दो दैट यू आर 100% बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू फील के यार ये मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन आई एम 100% बेस्ट में ये कि मैं हमेशा टाइम पे काम करूँगी, तो तुमने सारे के सारे 10 पॉइंट्स के अंदर दे दिए टू शो के ये तो सच तो तुम्हारा बेहतरीन काम है। सो जिस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है, राइट, इसको हम कहते हैं ड्रॉप पॉइंट्स। कहाँ ये है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, या इसको हम कहते हैं, I'm gonna write this down, drop points system, कि you have a set of points to allocate and उसके हिसाब से तुम अपनी एलोकेशन खुद करोगे, दिस ड्रॉप पॉइंट सिस्टम, ठीक है। सो इससे हमें पता चलेगा तुम्हारी बेस्ट 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 स्किल्स कौन से हैं इसमें से। तो या इट इज अ क्लोज एंड क्वेश्चन बट इट यूज अ ड्रॉप पॉइंट सिस्टम, जहाँ पे आउट ऑफ 10 आपको पॉइंट यू हैव टू एलोकेट 10 पॉइंट्स, उसको आप एलोकेशन की तरफ लेके जाती हो। सो अगेन इट्स एन ऑनलाइन क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेल्फ रिपोर्ट है, ठीक है ना, क्लोज एंडेड है, सेल्फ रिपोर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड जो भी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो आंसर होगा उसके साथ तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा इन 9 पर्सनैलिटीज के अंदर तुम कहाँ पे फिट होती हो, या ड्रॉप पॉइंट सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, वन मोर थिंग, it is available in many different languages, though it is not culture biased, ठीक है ना। Number 2, this is the actual price for having a test conducted. तो again 42 pounds, मुझे नहीं पता कैसा होता है, ठीक है ना। So it could be expensive for some people, so cost effective शायद नहीं होगा, क्योंकि you can quote के भाई 42 pounds रखते हैं, सस्ता नहीं है। So Belbin का team inventory is not cost effective, ठीक है ना। It gives you quantitative data, not qualitative data. It is demand characteristic के अंदर susceptible हो सकता है, क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं तो आप इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते। मनी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अवेलेबल है तो कल्चर बैच का फिनोमेना खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन अवेलेबल है तो इट्स वाइडली अवेलेबल ऑफ यूज टू एनीवन हु हैज इंटरनेट, लेकिन पैसों का मसला आ सकता है। ऑलराइट, सो हु एंड हाउ डू यू यूज दिस क्वेश्चनर, कौन इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन हायरिंग एंड फायरिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे गिव दिस क्वेश्चनर टू यू, ताकि तुम भर दो, पता चले कि तुम वही रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी जो इदारे को चाहिए। So they can give you when they want to hire people, yeah, they want to fire people, right? Yeah, they don't want to do that. Maybe they want to find out कि भाई in their existing workers कौन सा बंदा कौन सा, फॉर एग्जाम्पल तुम कंपनी के अंदर काम कर रहे हो लेकिन आज तक पता नहीं चला कि तुम्हारी कंपनी के अंदर प्लांट कौन है। सो टू आइडेंटिफाई विद इन द कंपनी तुम उनके लिए भी दे सकते हो, rather than finding out someone new from outside, तुम अपने कंपनी के अंदर ये सबको फुलफिल करवा के पता लगा सकता है कि तो आप कंपनी के अंदर कोई प्लांट है कि नहीं। So you can give this within your company as well, ठीक है ना। So you can put a team for a project, या you can put identify कि हर किसी का skill set कौन से, ठीक है। तो अगेन, या आफ्टर फाइंडिंग आउट कि तुम्हारी कंपनी के अंदर कोई प्लांट वाला बंदा नहीं है, तो बस 2 ऑप्शन है, या तो तुम बाहर से इंसान लाओगी या तो एक बंदे को लाओगी कंपनी के जो सबको सिखा दे कि प्लांट कैसे बनता है। सो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू या तो हायर पीपल, या to find out what is the skill set of your existing team workers so that you can find them out for a project, या you can find out the क्या कहते हैं weakness of your team members so that you can improve it later on through trainings। तो ये इसके multiple uses हैं but it's not cost effective। ये हमने दोनों को कंबाइन कर लिया था, इसको नहीं। ऑलराइट, तो लाइक
अगर तुम्हें याद हो कि हमने पिछली सेक्शन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, द लीडरशिप प्रैक्टिसेस इंडेक्स, द एलपीआई क्वेश्चन जो लीडरशिप के अंदर था, उसके अंदर सेल्फ था जो तुम अपने लिए भरते हो, और एक और तो 360 डिग्री जो दूसरे लोग तुम्हारा सोच के भरते हैं। इसके अंदर भी यही है, देयर इज अ सेल्फ वर्जन जो तुम अब खुद भरोगे ताकि पता चले तुम्हारा कौन सा पर्सनैलिटी है, एंड देयर इज ऑब्जर्वर वर्जन एज वेल। ऑब्जर्वर वर्जन क्या होता है कि लोग तुम्हारे लिए बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईमान जो है रमला को दिमाग में रख के बढ़ रही होगी कि भाई रमला किस टाइप का इंसान है अकॉर्डिंग टू ईमान, तो दूसरे लोग भी तुम्हारे लिए बढ़ सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा बहुत 360 version available है, but we're not gonna call 360, we're gonna call it observer assessment version. तो दो वर्जन है। सो इफ यू कंपेयर योर आंसर विद देयर आंसर, इससे ये पता चल जाएगा कि क्या डिमांड क्राइसिस हुई कि नहीं हुई। सो वी कंपेयर बोथ वर्जन्स, क्योंकि अगर दोनों वर्जन के अंदर आंसर ऊपर नीचे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि भाई डिमांड क्राइसिस हुई है। सो वी कंपेयर आंसर विद योर कॉलीग्स। सही है। सो या तो इसका ये पॉइंट भी है पॉजिटिव पॉइंट कि वी कैन हैव एन ऑब्जर्वर वर्जन एज वेल। यहाँ तक समझ में आ गया? All right. So again, in summary, ठीक है ना, we जो क्वेश्चन है ठीक है ना, दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई 9 बिहेवियर्स जो बेलबिन की थ्योरी के ऊपर है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसके साथ एक सेल्फ रिपोर्ट वर्जन है। ठीक है ना, उसके साथ एक ऑब्जर्वर वाला असेसमेंट है। ठीक है ना, ये ऑनलाइन वर्जन का अवेलेबल है, टेक्स 5 मिनट टू फिल इट। ठीक है, दी क्या इंडिविजुअल वर्जन से ये पता चलता है कि आप टीम के अंदर किस तरह बिहेव, आपका खुद का क्या पर्सनैलिटी विद इन टीम एनवायरनमेंट। 360 वर्जन से ये पता चलता है हाउ टीम मेंबर्स फाइंड यू विद इन द टीम एनवायरनमेंट। ठीक है ना, एंड बेस्ड ऑन द स्कोर्स हमें ये पता चलता है कि आप उन 9 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में से कौन से टाइप ऑफ पर्सन हो, एंड दैट्स हाउ वेलबीइंग टीम इन्वेंटरी इज सपोज्ड टू बी यूज्ड। ऑलराइट, तो we है just like we said. Alright, so अब क्या है कि there is this debate. Belbin team role inventory जो अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं is not a psychometric test. If you don't understand what this question means, basically they're arguing कि यार Belbin team inventory जो है ना psychological test नहीं है. It is not a test of personality. As in Belbin team inventory does not measure personality, it measures something else. True, do you agree or not agree? So ये इनका मानना है। सो बेसिकली ऐसे कि यार बेलबिन टीम इन्वेंट्री के अंदर जो भी हम चीज चेक कर रहे हैं ना, वो पर्सनैलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। हम चेक करें कि बंदा टीम एनवायरनमेंट का कैसा है, इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल खुद नहीं कैसा नहीं है, टीम एनवायरनमेंट का कैसा है। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट तो वो टेस्ट जो बंदा जो है इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के कैसा होता है वो पता चलता है। तो क्योंकि बेलबिन टीम इन्वेंट्री जो बंदे को टीम एनवायरनमेंट में डाल के उसको असेस करता है, दैट्स व्हाई आई वुड से कि दिस इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस इज अ team cap team player based test rather than a personality test. That's my argument. The point against it is going to be no, Belbin is a psychometric test क्योंकि it does measure personality tendencies। ठीक है ना, क्योंकि बंदे का जो टीम के अंदर जो रोल होगा ना, इट इज एन एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सनैलिटी। मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि बंदा जो है ना प्लांट जो है सिर्फ टीम एनवायरनमेंट के अंदर होता है। अगर बंदा वाकई क्रिएटिव है तो अपनी बाकी जिंदगी में भी तो क्रिएटिव होगा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएटिव होगा। सो यू कैन से कि हैंस दैट इज व्हाई वी कैन से कि बेलबिन टीम इन्वेंटरी जो है ना, इट इज गोइंग टू मेजर पर्सनैलिटी and hence it is a psychometric test. So that's one argument for, one argument against. Alright, उसके अलावा तुम कह सकते हो देखो वो बात भी सही है, लेकिन बेलविन टीम इन्वेंटरी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, ठीक है ना, देखो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बंदा हमेशा अपने लिए फिल करता है। डिप्रेशन का टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो बंदा खुद फिल करेगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना कोई और आपके फिल कर रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन वाला 360 वाला है, 360 के अंदर आपके लिए कोई और फिल कर रहा है। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट कभी ऐसा होता नहीं है, आप हमेशा खुद फिल करते हो।
तो बिकॉज बेलबेट इन्वेंट्री हैज अ 360 वर्जन जहाँ पे कोई और आपके लिए फिल कर रहा होता है, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि साइकोमेट्रिक हमेशा सेल्फ रिपोर्ट होता है। दैट्स वन आर्गुमेंट। ठीक है। और क्या कहता मैं, हम्म, तुम कह सकते हो कि भाई चलो ये बात मान ली मैंने, ठीक है, बट तुम कह सकते हो कि देखो एट द एंड पर्सनल टेस्ट का ये फंक्शन होता है कि बंदे को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देना। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ यू टेकन सम फेसबुक पर्सनल टेस्ट, इसमें कोई ना कोई निकलता है यू आर दिस या यू आर दैट, राइट, तो तुम्हें कोई क्लासिफिकेशन डालता है। एंड क्योंकि बेलमिन टीम इन्वेंटरी टेस्ट actually puts you in a classification कि क्या आप action oriented or people oriented or something like that, thought oriented or so at the end of the day it still actually classifies you into different groups, and hence that is why it can be classified as a personality test, yes, psychometric test, because it is putting you in different categories. So hence we can say it is a personality, yes, psychometric test. ये पॉइंट समझ में आ गए? पक्की बात है ये पूरा आगे जो दोनों साइड के। Alright. ये क्या था? सो ये पूरा सेक्शन का evaluation, राइट, मैं तुम्हें स्लाइड दे दूंगा, यू कैन गो थ्रू स्लाइड 24 25 ऑन योर ओन। सो फार मैं तुम्हें बताता हूं अभी तक हम कहां पे। वी हैव डन टकमैन, वी हैव डन बेलबिन, वी हैव डन द बेलबिन टीम इन्वेंटरी, हमने ये तीनों चीज कर लिया। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड प्रोसेस, ग्रुप कैसे बनता है हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ग्रुप किस तरह सोचता है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट द ग्रुप पीपल मेक, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके तीन थ्योरीज हैं, the limitations, cognitive limitations, errors, groupthink, and the decision-making process. So again, we're going to talk about the decision-making process that the groups go through. The first is a theory given by Wedley and Field. Okay. If you see this diagram, this is a process. ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा. I'm going to explain you what this entire diagram means. Wedley and Field कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप ग्रुप सेटिंग में बैठे होगे ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग मतलब किस तरह सोचें वो भी सोचना पड़ेगा। जो आप बताओ तुम्हें किस तरह हमें डिसीजन लेना चाहिए, उसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किस तरह डिसीजन लेना है। एज इन अगर हमें फैसला लेना है तो क्या सबको बुला के फैसला लेना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमें फैसला लेना है तो क्या इस तरह फैसला लेने के सब बोल के अपना चीज बताएं, लिख के बताएं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर फैसला लेना है तो क्या वोटिंग करवाएंगे सबसे, या कोई बड़ा खड़ा होकर बोलेगा हाँ ये फाइनल फैसला है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो फैसला किस तरह लेना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वेडलिन फील्ड बेसिकली टॉक अबाउट। चलो फैसला के ग्रुप के अंदर लेते हैं, किस तरह लेते हैं, ये पता कैसे लगाते हैं कि हमें क्या करना है फैसला लेते वक्त। दिस इज दिस थ्योरी। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट इज बेसिकली द डिसीजन मेथड। ठीक है, ये डिसीजन मेथड है, ये चार चीजें हैं, ये डिसीजन मेथड है कि भाई सबसे पहला हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि आइडियाज कैसे डिस्कस होंगे, ये भी मानना पड़ेगा। क्या इंडिविजुअल जो है वन दूसरे के पास जाके अपने आइडियाज फेस टू फेस डिस्कस करेगा, दैट्स इंडिविजुअल इंटरेक्शन बाय द वन टू वन डिस्कस करना, या क्या नॉमिनल ग्रुप मेथड अप्लाई करेंगे जहां पे बंदा जो है अपना आइडिया सामने फेंकेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा आइडिया किसने फेंका। आइडिया सामने आया लेकिन नाम छुपा होगा किसने फेंका, क्योंकि हो सकता है नाम के साथ बायसनेस आ जाए, भाई ये तो उस बंदे का आइडिया है, तो जब भी आए हम वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे भले जितना अच्छा हो। तो सबके आइडियाज प्रेजेंट होने के बाद ग्रुप से पूछते हैं भाई सबसे अच्छा आइडिया कैसा लगा, किसका लगा, फिर किसका लगा, फिर किसका लगा। तो आइडियाज प्रेजेंट होने के बाद आइडियाज को रैंक किया जाता है, लेकिन ये छुपाया जाता है कि आइडियाज किसका था, नाम नहीं बताते। नॉर्मल ग्रुप मेथड। तीसरा क्या है, इंटरैक्टिव ग्रुप मेथड, कि भाई ग्रुप्स आपस में आके बैठती हैं, ठीक है ना, एंड दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स
आपस में डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे वही चीज है, फर्क क्या है, यहाँ पे आके ग्रुप्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन टू वन बंदा बंदा तो बनना नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप टू ग्रुप होगा। सो इट्स द सेम थिंग, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, फर्क क्या है, अब यहाँ पे ग्रुप्स इंटरेक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन टीम मेंबर। चौथा क्या है, डेल्फाई ग्रुप मेथड। डेल्फाई ग्रुप मेथड क्या होगा, बेसिकली जो पार्टीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो आपस में खिलाफ होते हैं, राइट, वो आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बेसिकली एक कोऑर्डिनेटर होता है, बीच में एक बंदा होता है, एक बंदा होता है बीच में, ठीक है ना, जो दोनों के आपस के ग्रुप में कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। एंड वो कोऑर्डिनेटर जो है ना, सवाल पूछता है दोनों ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वन का सवाल जो होगा ना, जो ग्रुप टू से पूछना चाहिए, वो ग्रुप वन से ही पूछे, ग्रुप टू से ही पूछेगा। ग्रुप टू ने जो सवाल पूछा था ग्रुप वन से, वो टू से ही पूछेगा, वन से ही। ये नहीं पता चलता सवाल किसका आ रहा है, तो ये पता चले कि सवाल आ रहे हैं और उसका हमें जवाब देना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दोनों ग्रुप आपस में बीच में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेटर, एंड जवाब भी निकल रहा होता है, लेकिन ये पता चलता है क्वेश्चन किस तरफ से बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप वाले ने दूसरे ग्रुप से वाले पूछा कि भाई ये ये तुम किस तरह जस्टिफाई करोगे, ठीक है। हो सकता है कि सवाल ऐसा हो कि बंदा बुरा मान जाए, तो जो बीच में कोऑर्डिनेटर होता है वो सवाल दोनों तरफ से पूछता है, क्योंकि दोनों लोग एक ही सवाल का जवाब दें, ताकि कोई ऐसा ना हो कि किसी से नाइंसाफी वाला सवाल पूछ रहे हो। एवरीवन गेट्स द सेम क्वेश्चन सो दैट दे आर ट्रीटेड इक्वली। सो एज इन जो तुम दूसरे से पूछे वो तुमसे खुद से भी पूछा जाएगा, एंड वो कोऑर्डिनेटर पूछेगा, ठीक है ना। आपस में ग्रुप एक दूसरे को जवाब नहीं देंगे, कोऑर्डिनेटर को जवाब देंगे, एंड कोऑर्डिनेटर दूसरे पास जाके सुनाएंगे कि भाई ये इसका जवाब था। तो ये है। सो बेसिकली अगेन, तुम्हारा डिसीजन मेथड कैसा था, किस तरह लोग इंटरेक्ट करेंगे, तुम्हें यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या फिगर करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। अगेन ये मेथड है। अब स्टाइल्स, या तो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, ये वो आया। क्या डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अंदर क्या लीडर जो है फाइनल डिसीजन लेगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल वन, मतलब बगैर किसी सुने हुए लीडर खुद आएगा, अपनी बोल के चल जाएगा। क्या ऐसा करना चाहिए, या लीडर को लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद कर लेना चाहिए, कम से कम पूछ लें खुद दूसरों से, फिर फाइनल डिसीजन कहो, ऑटोक्रेटिक स्टाइल टू। या लीडर को क्या करना चाहिए, क्या लीडर को सबके पास जा जाके पूछना चाहिए, कंसल्टेटिव स्टाइल वन। मेथड स्टाइल, ये देखिए डिसीजन मेकिंग स्टाइल है कि डिसीजन कौन लेगा, कौन लेगा, ठीक है ना। डिसीजन मेथड्स, इंटरेक्शन किस तरह होंगे, ठीक है, ये इंटरेक्शन बेसिक डिसीजन मेथड्स क्या होता है, इंटरेक्शन किस तरह होंगे, एंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल, डिसीजन कौन लेगा। सो द मेथड इंटरेक्शन एंड हु गेट्स टू से हैव द फाइनल से, इस तरह तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो सवाल एक और आया है। I know the names terminology doesn't make sense, but this is the easiest way that you can identify, ठीक है ना, कि जो लीडरशिप स्टाइल था ना, समझ लो कि वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अंदर आ गया, हु गेट्स टू हैव द फाइनल से, एंड आपस में किस तरह लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो ग्रुप स्टाइल की क्या क्या ग्रुप एट द एंड हमें डिसीजन जो है, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन हु शुड टेक हैव द फाइनल डिसीजन, द ग्रुप शुड हैव द फाइनल डिसीजन, ठीक है ना। कंसल्टेटिव स्टाइल वन के, डू यू गो टू पर्सन, लोगों से पार्टिसिपेटिव बिहेवियर स्टाइल करो, या एज अ ग्रुप पार्टिसिपेटिव बिहेवियर स्टाइल करो, अगेन यू हैव टू फिगर आउट कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए। फाइनली उस मीटिंग में किसको प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, होना किसको चाहिए, अगेन इंटरेक्शन किस कैसा होना चाहिए, फाइनल डिसीजन कैसा होना चाहिए, और उस ग्रुप के मेंबर्स को कौन होना चाहिए, होना कौन चाहिए। क्या सिर्फ एक्सपर्ट्स बैठे रहे, या हर पार्टी से जो बड़ा इंसान है वो बैठे, पूरे ग्रुप वाले नहीं बैठे, सब हर ग्रुप के बड़े लोग आए, या को वर्कर्स हैं जिनके साथ तुम काम करते हो। तुम्हें ये भी फिगर आउट करना है कि कौन होगा उस मीटिंग के अंदर। तो फैसला लेने से पहले तुम्हें इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि फैसला किस तरह लिया है। आर्ग्यूमेंट क्या है, वेडिंग कहता है कि भाई अगर आपने फैसला ले लिया, हो सकता है जिस तरीके से तुमने फैसला लेने का प्रोसेस बनाया था, अगर वो गलत होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा डिसीजन भी गलत होगा।
ऐसे तुमने अगर गलत लोगों को बुलाया तो तुम्हारा उससे डिसीजन भी गलत होगा, एट द एंड जो फाइनल सोल्यूशन निकलेगा वो भी गलत होगा। तो वो कहता है कि भाई, तो इससे बेहतर है आप ये भी सोचो कि डिसीजन को किस तरह लिया है, एंड यू शुड थिंक अबाउट दीज थ्री थिंग्स। फिर जब तीनों चीज क्लैरिफाई हो जाए, देन यू सिट एंड डिसाइड एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। सो वेयर डू यू फील टॉक अबाउट दिस, कि डिसीजन मेकिंग के अंदर प्लानिंग भी करो। ऑलराइट, सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये पूरा मॉडल ठीक है। एंड सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट, कि आपको किस टाइप ऑफ सिचुएशन है उस हिसाब से आप ये चीजें चूज करोगे, जो भी सिचुएशन आपके सामने। फॉर एग्जांपल, इज द एक्सपर्टीज विद इन योर स्पैन ऑफ कंट्रोल, एज इन जो भी सिचुएशन है, क्या आप उससे एक्सपर्ट हो? सिचुएशन 8, राइट? सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन 8 का जो एरो इस तरफ है, राइट, यहाँ पे सिचुएशन 8 का एरो जा रहा है, क्योंकि F1468 यहाँ पे, तो सिचुएशन 8 का एरो इधर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपके टीम मेंबर के अंदर कौन लोग हैं। अगर आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना, तो आप किसको ले सकते हो? आप तीनों को ले सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, आपने तीनों को ले लिया। तीनों को लेने के बाद अब आपको ये मालूम करना है कि अगेन ग्रुप डिसीजन मेकिंग किस तरह होना चाहिए। या तो आप खुद डिसीजन लोगे, मतलब A2, ठीक है ना, या एज अ ग्रुप सबने डिसीजन लेना C2 वगैरह, ठीक है ना, यू सपोज फिगर दैट आउट, ठीक है। एंड एट द एंड अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं, लीडर को डिसीजन लेना चाहिए, तो एट द एंड आप किस तरफ जाओगे? अगेन A1 A2 की तरफ जाओगे, ठीक है ना, आप G2 की तरफ नहीं जाओगे, मतलब A1 A2 C1 C2 की तरफ जाओगे। मतलब ग्रुप तो डिसीजन नहीं लेगा, फाइनल डिसीजन लीडर को होगा, वो भले जिस तरीके से ले, खुद से ले, किसी से पूछ के ले, या किसी से वन बाय वन पूछ के ले, किसी से ग्रुप फॉर्म में पूछ के ले, वो अपनी जगह। लेकिन ये इतना कंफर्म है कि लीडर का डिसीजन होगा, ग्रुप का नहीं होगा, तो अब उसे G2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। सो जैसे ये G2 अलग से आ गया, जैसे ये हमें ये याद करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें याद रखना कि भाई वेल्डिंग फील्ड ने बोला था आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ना, आपको प्रोसेस के बारे में प्लान करना पड़ता है। तो आपको क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी? ये प्लान करना पड़ेगा जिसके अंदर ये चार चीज़ें, ये प्लान करना पड़ेगा जिसके पांच चीज़ें, और ये प्लान करना पड़ेगा जिसके अंदर ये चीज़ें। तुम्हें ये डायग्राम याद नहीं करना, बस ये तुम्हें ये याद रखना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एंड इसके अंदर क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना इतना समझ आ गया? हाँ, तो बेसिकली वेटरन फील्ड्स जब ये सब कुछ हो जाए ना, तो आप आराम से बैठ के डिसीजन बनाओ, अब कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली अगेन ये कहते हैं कि जब आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया ना, उसको बीच में रोकना मुश्किल हो जाता है। और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी पुअर है, तो आपका एट द एंड जो डिसीजन होंगे वो भी पुअर बनेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वेटिंग फील आर सो पैरानोइड अबाउट दिस। तो ये तुम्हें याद नहीं करने के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस कौन से, यू डोंट हैव टू क्या कहते हैं, मेमोराइज दिस, यू हैव टू लर्न दिस। बेसिकली ये वेल्डिंग फील्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई इसके बाद आप क्या करते हो, बैठ के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, ठीक है ना, फिर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की तरफ जाते हो, फिर सॉल्यूशंस के बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, सबसे बेस्ट सोल्यूशन चूज कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, then choose the best solution and implement the best solution, फिर देखोगे रिजल्ट्स क्या आते हैं। बेसिकली दैट्स इट, यू डोंट हैव टू नो दैट। 12, तो we're going to evaluate these, कि ये थ्योरी वेल्डिंग फील्ड की कैसी, कि आपको सोचने के बारे में सोचना पड़ेगा। बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि जो इन्होंने डायग्राम दिया था ना, हर किसी सिचुएशन इन्होंने खुद मैप दिया हुआ है कि आपको हर सिचुएशन में क्या करना था, उन्होंने हर सिचुएशन में खुद भी जवाब दिया हुआ है कि भाई सिचुएशन अगर ऐसी हो तो आपने इस तरह चलना है, सिचुएशन अगर ऐसी हो तो आपने इस तरह चलना है। तो इन्होंने situational diagram दिया हुआ है, which is good, which is understandable, which is going to help people to make decisions according to the theory. Is it holistic? Yes, क्योंकि they're talking about
members कौन होंगे, they're talking about the decision making style, final say किसका होगा, and they're talking about the interaction किसका होगा. So they're taking many perspective. This is why it is holistic. तो हमने क्या बोला अभी तक? Yeah, holistic and advantage. It is, and क्योंकि situations दिए हैं इन्होंने, तो it is easy to implement them. ठीक है ना? सबसे बड़ा मसला क्या होगा भाई, ये सब टाइम करने में टाइम लग जाएगा. आप ये उस वक्त इस्तेमाल नहीं करो जब फौरन फैसला चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे टाइम निकल जाएगा. सो दिस इज ओनली यूजफुल जब आपने कोई टाइम हो आपके पास सोचने में, कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स ना हो, या चीज़ बहुत मुश्किल हो फिर आप करो, वरना ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं होगा. तो ये उस वक्त काम नहीं आएगा जब आपका टाइम कम हो. यू नीड टू हैव टाइम फॉर दिस. ऑल्सो ये उस वक्त काम नहीं आएगा जब आपको पता ही नहीं हो कि आपको कंप्लीट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये जब कामयाब होगा जब आपको पता हो कि आपके एक्सपर्ट्स है कौन, वाकई आपके को वर्कर्स पूरे हैं कौन, या आपके ग्रुप मेंबर्स जो दूसरे हैं वो कौन है. ठीक है ना? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नहीं पता कि आपके एक्सपर्ट्स कौन लोग हैं, आपको नहीं पता कि आपके को वर्कर्स कौन है, आपको नहीं पता कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ अ ग्रुप कौन आ रहा है, जब आपको एक चीज बिल्कुल पता नहीं होगी ना, ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब करने के लिए आपको ये चीज सब पता होनी चाहिए. एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, you won't be able to do it. So again, you need to have all the information to carry this out, and it's very difficult to have all the information. ठीक है ना? So that's why it is an ideal process to think things, but you cannot carry it out क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है. ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए before do it. But is it useful? Yes, क्योंकि computer systems do this all the time. So कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है इस तरीके से डिसीजन लेते हैं. सो इसका ये क्या मतलब है? इट इज एप्लीकेबल क्योंकि कंप्यूटर्स डू इट ऑल द टाइम, बट humans on the other hand, they are another story. So regarding the application, it is applicable if you know, if you have all the information and if you have time. But it's not applicable. Is it individual situational? It is situational क्योंकि it depends on the situation कि आप कौन सा decision making style, method and predominant members choose करोगे. So it is situational, not individual. क्या कहते हैं? Is it free will? नहीं, free will concept इस्तेमाल नहीं होगा. Is it holistic? Yes, क्योंकि you're considering कि आपके members कौन है, final say किसका होगा, and interaction किस type का होगा. So it is holistic क्योंकि it's considering many perspective. और क्या लगता है? Application बात कर दी. Yeah, that's it. So this is his theory, Webdin field theory. Is the evaluation clear? All right. Now we come on to this second theory of how do people in groups think. Group में लोग किस तरह सोचते हैं. And the second theory is group think. Group think is a phenomena जो ग्रुप्स के अंदर अकर हो सकता है. And basically, summarizing it, people who don't want कि ग्रुप में फसाद पैदा हो, वो चुप रहेंगे rather than expressing doubts and disagreement. क्योंकि उनको लगता है कि भाई ग्रुप में फसाद पैदा होगा जब भी हम चुप रहेंगे. बेसिकली दैट्स ग्रुप थिंक. जहां आपको बोलना चाहिए आप बोलोगे नहीं. क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है ग्रुप में फट जाएंगे. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रुप थिंक. सो फैमिलीज के अंदर ये होता है कि भाई तो एक बात ठीक लग रही है लेकिन तुम चुप बैठे रहे, क्यों? फैमिली लड़ाई होगी. दैट्स व्हाई चुप बैठना इज ग्रुप थिंक. तो ये जैनस ने दिया था. जैनस कहती है, ये जैनस, ठीक है ना, जैनस कहती है कि भाई कुछ लोग समझते हैं कि वो ग्रुप बहुत ही अच्छा है जहाँ पे रिलेशनशिप आपस में स्ट्रांग हो. जैसे यू हैव फ्रेंड्स ग्रुप जहाँ पे दोस्ती बहुत अच्छी है. लेकिन जैनस कहता है ये नुकसानदेह है. क्यों? जहाँ पे कनेक्शन इतने स्ट्रांग होंगे आपको उनके अंदर दरार डालने में डर लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट? व्हाई आर यू रिस्किंग थिंग्स? रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है. व्हाई डू यू नीड टू रूइन अ रिलेशनशिप बाय एक्सप्रेसिंग डाउट? इससे अच्छा आप चुप रहो. ठीक है ना? So basically, highly cohesive groups are more effective than low cohesive groups. It's a perspective, and Janice कहता है this is completely false. It's not always the case.
हाई कोहेसिव ग्रुप जहाँ पे यूनिटी स्ट्रांग हो उतना ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं जितना लो कोहेसिव ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ ग्रुप थिंक। ठीक है। एंड देयर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप थिंक, जिस तरीके से कर होते हैं। एक तो था हमेशा चुप बैठना, बट यस उससे भी और तरीके हैं। यहाँ पे 9 सिम्टम्स है। 9th सिम्टम ये है, इसको हम काउंट नहीं करते तो वेरे से 8 सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक। ठीक है। And these 8 symptoms are divided into 3 aspects. Blue वाले, green वाले, orange वाले. Blue वाले is the overestimation of power, green वाले is the uniformity pressure, and orange is the close-mindedness. And we're going to discuss each of them. For this, you need to imagine that you're in some group जो ये चीजें करता है. So, alright, group think. हमेशा याद है ग्रुप थिंक के अंदर आप चुप बैठोगे, आप बोलोगे नहीं. Alright. So, illusion of vulnerability might be a reason why groupthink occurs. For example, हो सकता है कि हर टीम मेंबर, एवरी टीम मेंबर, ठीक है ना, फील्स कि हम ऐसे लोग हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता. मतलब लेट्स सपोज कि तुमने 3 ऐसी चीजें की तुम्हारे ग्रुप ने और तीनों दफा खतरे से बाहर निकल के आ गए, तो ऑब्वियसली चौथी दफा में तुम रिस्क लेने के तैयार हो गए क्योंकि प्रीवियस 3 अटेम्प्ट सक्सेसफुल गए. तो बिकॉज उस ग्रुप के ना तुम्हारे पास भी और बाकी सारे मेंबर्स के पास भी यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो कोई डाउट एक्सप्रेस नहीं करेगा कि तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए. एवरीवन विल एग्री कि हमें रिस्क लेना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, कि आप एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म हो जाता है कि आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई यू स्टार्ट टेकिंग एक्सेसिव रिस्क्स, एंड दैट इज डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है. एंड दैट इज वन फॉर्म ऑफ ग्रुप थिंक, बिकॉज यू थिंक कि तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं हो सकता. इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी. राइट. नंबर 2, इल्यूजन ऑफ मोरालिटी. ठीक है ना. इल्यूजन मोरालिटी क्या है? इल्यूजन मोरालिटी ये, अगेन इट्स इल्यूजन है, तो दैट्स व्हाई इल्यूजन मतलब होता है धोखा. इल्यूजन मोरालिटी पे ये है कि भाई आपको धोखा है, लेकिन किस चीज का धोखा? कि भाई आपसे कुछ गलत नहीं हो सकता. इल्यूजन ऑफ इनवर्नेबिलिटी क्या है? कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. इल्यूजन ऑफ मोरालिटी के आप कुछ गलत नहीं कर सकते. बस सपोज कि भाई आप लोग के पास जा रहे हो, ये करो वो करो ये करो वो करो, तुम लोग को बता रहे हो, ये लोग कहेंगे भाई हमें क्यों बता रहे हो तुम्हारा पूरा ग्रुप जो लोग को जाके ब्रेन वॉश कर रहा होगा वही समझेगा भाई हमारा हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हम फरिश्ते लोग हैं, हम बहुत अच्छा काम करेंगे और लोगों को हमारी तरह काम करना चाहिए. एंड बिकॉज तुम्हारे ग्रुप में हर कोई मेंबर ये यकीन करेगा ना, हर कोई मेंबर यकीन, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव बोलने वाला होगा नहीं कि नहीं यार हमसे ऐसा नहीं होता, हमसे भी गलती आती है. नहीं, क्योंकि ग्रुप में हर कोई लोग ये यकीन करता है. नो वन विल से दिस, एंड आप जाके लोग को तंग करते रहोगे, एंड दिस इज डेंजरस, क्योंकि आप हकीकत में सही नहीं हो, ये इल्यूजन है. एंड दिस इज आल्सो ग्रुप थिंग. ये दोनों समझ में आ गया. और तो इट इज द ओवर एस्टिमेशन पावर ऑफ योर ग्रुप, के तुम्हारा ग्रुप या तो इंतहाई पावरफुल है कि या तुमको कुछ बुरा हो नहीं सकता या उनसे कुछ खुद से कुछ बुरा नहीं हो सकता. एंड दिस इज रॉन्ग. वी हैव डिस्कस्ड दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. प्रेशर फॉर यूनिफॉर्मिटी, या यहाँ पे मैंने स्लाइड के अंदर कुछ नाम चेंज किए हुए. दिस कुड बी द इल्यूजन ऑफ मोरालिटी, ठीक है ना, नाम आगे पीछे, बट दे ऑल मीन द सेम थिंग. ऑलराइट. इल्यूजन ऑफ यूनानिमिटी यहाँ पे आ रहा होगा. या इल्यूजन ऑफ यूनानिमिटी के अंदर क्या है? अगेन यहाँ पे अब ये अलग तरीके से ग्रुप थिंक हो रहा होगा. इल्यूजन यूनानिमिटी के अंदर तुम्हें लगता है, जिस ग्रुप का तुम हिस्सा हो वहां पे इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया कि हमें ऐसा करना चाहिए कि भाई लेट्स सपोज कि हम अब जाएंगे लाइक छुट्टियों में वी गोना गो टू मुल्तान, या वी गोना गो टू स्कर्दू. ठीक है, फैमिली मेंबर डिसीजन ले लिया. नाउ यू डोंट वांट टू गो टू स्कर्दू. ये क्या मुसीबत है, बट तुम चुप रहती हो एंड यू से कि हाँ यार स्कर्दू चलते हैं. क्यों? तुम्हें लगा कि बाकी सब मेजोरिटी स्कर्दू के लिए जा रहे हैं. यू थॉट के मेजोरिटी इज फेवरिंग स्कर्दू, तो तुम भी उनके साथ चले गए. लेकिन क्या पता कि दूसरे ग्रुप, दूसरे फैमिली के अंदर जितने लोग मौजूद थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उनको भी नहीं जाना था, लेकिन वो भी ये समझ के बैठे कि सब मेजोरिटी में, तो उन्होंने भी वोट कर दिया. इन रियलिटी सबको स्कर्दू नहीं जाना,
लेकिन क्योंकि सबको लगा के सब कुछ कर दूं जाना है, तो कोई उठ के नहीं बोला कि मुझे कहीं और जाना है। सो इल्यूजन यूनाइटेड ये होता है कि यू wrongly think कि सब ने एक डिसीजन को सपोर्ट किया हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो दैट इज व्हाई आप एक दूसरा डिसीजन सामने लाने से अपने आप को रोकते हो, क्योंकि आपको एक प्रेशर होता है कि आप अग्रीमेंट के हिसाब से चलो। दैट्स प्रेशर यू नॉट यू एंड दैट्स प्रेशर फॉर यूनिफॉर्मिटी। इनमें से एक है प्रेशर इल्यूजन ऑफ यूनिटी, वेयर यू थिंक एवरीवन एग्रीज विद द मेजॉरिटी डिसीजन, when in reality not everyone agrees with the majority decision, जिसके साथ आप ऑल्टरनेटिव डिसीजन नहीं लाते। That's illusion of unity. Now we have self-censorship. Self-censorship क्या है? It is what the word says. कि जो भी कोई फैसला कर रहा होगा, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे, लेकिन आप उनको बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर सम रीजन और द अदर आप चुप हो जाओगे, लेकिन कोई चुप आपको चुप नहीं कराएगा, खुद चुप होना, बिकॉज ऑफ सम एक्सवाइजी रीजन, ठीक है ना, बिकॉज सम एक्सवाइजी रीजन अदर देन इल्यूजन ऑफ यूनिटी is going to be called a self-censorship. For example, you can say कि यार यहाँ पे बोलना फजूल है, ये लोग मेरी बात सुनते नहीं है। You can say that यार मैं ये यहाँ मैं नहीं बोल सकती क्योंकि सब खुश हैं, ठीक है ना, नाराज कर दूंगी। या तुम कह सकते हो कि यार इनको मैं बोल नहीं सकती, ये मुझसे बड़े हैं। या तुम चुप हो जाओ, यार ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मौका खराब है, अभी तो डेथ हुई है। फॉर सम एक्स वाई रीजन अपने आप को चुप करवाना, सेल्फ सेंसरशिप, एंड दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ग्रुप थिंक। डायरेक्ट प्रेशर टू कंफर्म कुछ होता है। डायरेक्ट प्रेशर टू कंफर्म के ना लोग तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे क्लियरली तुम ये नहीं बोलो, चुप हो जाओ, नहीं बोलना। तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता है कि दूसरे ग्रुप मेंबर आकर तुम्हें प्रेशराइज करके नहीं नहीं, नहीं नहीं ये बात मानो, ये बात मानो, ये बात मानो, तो इट इज नोन एज डायरेक्ट प्रेशर टू कंफर्म, जहाँ पे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स तुम्हारे पास आएंगे एंड प्रेशराइज करेंगे कि आपने ये चीज बोलनी नहीं है, आप चुपचाप करके अग्री करो। सो दैट इज डायरेक्ट प्रेशर कंफर्म। तो एक में खुद चुप कराना अपने आप को, एक में दूसरे आप लोग आपको चुप करवाएंगे। इल्यूजन यूनानिटी एंड सेल्फ सेंसरशिप आर द सेम नहीं। सी इल्यूजन और यूनानिटी के अंदर तुम इसलिए नहीं बोल, इल्यूजन यूनानिटी के अंदर दूसरे लोग भी नहीं बोलते। इल्यूजन यूनानिटी के अंदर दूसरे लोग जैसे तुम हो, where you think that the popular decision is supported by everyone, उसी तरह दूसरे लोग भी हैं who think the same thing, but it is not true क्योंकि illusion, right? तो there was an opportunity कि सब अपने अलग अलग डिसीजन ले सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि हर कोई एक ही पॉपुलर डिसीजन के साथ ओके है, तो जब भी नहीं बोले। तो इल्यूजन यूनाइटी के साथ के अंदर सबके साथ मसला है, सबके साथ। सेल्फ सेंसरशिप का तो सिर्फ तुम्हारे साथ मसला है, दूसरे नहीं बोलेंगे, दूसरे बोलना भी नहीं, तुम्हें नहीं, तुमने नहीं बोला। तो इल्यूजन यूनाइटी के अंदर हर किसी को बोलने का मौका था, नहीं को नहीं बोला। सेल्फ सेंसरशिप के अंदर तुम्हारे साथ मसला था, किसी और को मसला नहीं था। किसी और तरीके समझाओ। ऑलराइट, डायरेक्ट प्रेशर को कंफर्म भी क्लियर। डायरेक्ट प्रेशर कंफर्म ये कि तुम्हें बकायदा बोला जाता है दूसरे मेंबर से कि तुम्हें आपने डिसएग्री नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ सेंसरशिप नहीं करे कि तुम अपने आप को चुप करवा रही हो। यहाँ पे इल्यूजन ऑफ यूनानिटी भी नहीं कि आपने सोचा कि सब सपोर्ट है मुझे, आप चुप हो गए। यहाँ पे इल्यूजन ऑफ इनवर्नेबल भी नहीं कि तुम्हें लगता है कि हमसे कुछ गलत नहीं होगा, ना हमें कुछ गलत होगा। यहाँ पे कि तुम्हें बोलना है, बोलने का चाह, लेकिन तुम्हें लोग आकर चुप करवा रहे हैं बाय फोर्स कि आपको नहीं बोलना। दिस इज डायरेक्ट प्रेशर टू कंफर्म, जहाँ आपको डायरेक्टली प्रेशराइज किया है कि आपने नहीं बोलना। एक एंड द फोर्थ इज माइंड गार्ड। माइंड गार्ड क्या होता है? माइंड गार्ड वो होते हैं जहाँ पे लेट्स सपोज आपने इन सब चीज को ओवरकम कर लिया, तुमने सेल्फ सेंसरशिप साइड पर रख दी, तुमने बोल दिया, लोग आए थे डायरेक्ट प्रेशर को कंफर्म करने के लिए, फिर भी तुमने उनको बोला भाई आप मुझे आके नहीं समझाओ, मैं जो ग्रुप के अंदर वो मैं बोलूंगी, और तुमने बोल दिया जो बोलना था। माइंड गार्ड क्या करते हैं? माइंड गार्ड क्या करते हैं, जब तुमने पॉइंट बोल दिया ना, बोल दिया तुमने पॉइंट, माइंड गार्ड क्या करेंगे, उस डिसीजन के अंदर कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो ग्रुप टूटने बचने से जो ग्रुप टूटने से बचने से
उसको प्रोटेक्ट करने, ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जिस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डाल डाल देंगे, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे। ये नहीं कि आपसे बदतमीजी करेंगे चुप हो जाओ, बदतमीजी या डायरेक्ट चुप करवाना ये इसमें आएगा। वो क्या करेंगे, आपसे उसी तरह का डिबेट करेंगे ताकि आप उस ग्रुप का बिलीफ नहीं तोड़ो। तो they're gonna debate with you in that group setting using your own points. तो that's माइंड गार्ड। क्यों माइंड गार्ड का नियत कुछ और है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंफर्म कुछ और है। इनका काम है चुप करवाना। इनका काम क्या है कि तुम्हें चुप नहीं करवाना, इनका काम है तुम्हें चुप करवाना नहीं, इनका काम है कि भाई जो तुम बोल रहे हो ना वो पुराने तौर तरीकों को खराब ना करे और वो मेंटेन है। तो माइंड गार्ड क्या करते हैं, उस पुराने तौर तरीकों को मेंटेन करने के लिए काउंटर पॉइंट्स लाते हैं ताकि ग्रुप चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन दिस इन क्लासिक फैमिली आर्ग्यूमेंट जहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिली वर्सेस क्या कहते हैं मॉडर्न किड्स। यहाँ पे बच्चे कहते हैं भाई इस तरह करना चाहिए, बट there's always this one person जो अपने तौर तरीके बचाने के लिए, ठीक है ना, who comes up with counterpoints rather than चुपचाप accept it. So that is mind guard. माइंड क्या होता है, समझो कि एक ट्रेडिशनल माइंड है या जिस तरीके से चीज चलती रही है ना, दैट्स अ माइंडसेट। उसको बचाने के लिए लोग काउंटर आर्गुमेंट देंगे, दैट्स माइंड गार्ड। एक माइंडसेट को बचाने वाले गार्ड। दैट्स व्हाई आप चुप हो जाते हो। यहाँ पे कोई मसला? और पक्की बात है ये 6 ग्रुप थिंक के टाइप्स क्लियर है। Alright. Now we come on to close mindedness. यहाँ पे प्रेशर आता है ना, और यहाँ पे आप खुद ओवर एस्टिमेशन, यहाँ पे खुद चौड़े जाते हो, यहाँ पे दूसरों की तरफ से प्रेशर आता है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे आप खुद चौड़े नहीं होते, यहाँ पे दूसरों की तरफ से प्रेशर नहीं आता, यहाँ पे कुछ और होता है। क्लोज माइंडेडनेस के अंदर दो टाइप ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप थिंक्स हैं, आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप एंड कलेक्टिव रैशनलाइजेशन। या कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, कलेक्टिव रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ग्रुप में सब मेंबर्स ना जाहिल होते हैं या इग्नोरेंट होते हैं। बेसिकली तुम्हें भी वो चीज नहीं पता, ग्रुप वालों को भी वो चीज नहीं पता, तो एवरीवन इज इग्नोरेंट। उसके बेस पे आप गलत डिसीजन लोगे। क्या मतलब करेक्टिव रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होगा, करेक्टिव रैशनलाइजेशन के अंदर आप ना पोटेंशियल वार्निंग्स या डेंजर्स को इग्नोर कर दोगे एंड आप उसी डिसीजन पे चलते रहोगे जो आपको चलना है। क्यों? क्योंकि आपको जो वार्निंग साइंस बताए दिए गए थे आपने इग्नोर नहीं किए, आपको वो पता ही नहीं कि वो डेंजर साइन है। लेट्स सपोज के if you are someone who is going camping, ठीक है, everyone in your family is going camping, but your family doesn't know what is camping, कुछ नहीं पता, first timer है। and भाई पता चला कि the wind starts blowing from a different direction, this is a warning, लेकिन तुम्हारा family को, like not everyone in your family doesn't know this, so no one took it seriously, and that's why they decide to stay at the camping site and basically वहाँ पे natural disaster हो गया, ठीक है। And this happened because of the ignorance, closed mindedness, illusion of invulnerability में क्या होता है, आपको पता है कि दूसरी तरफ से हवा चलेगा तो मसला होगा, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं ऐसा हो ही सकता, हमारे साथ तो खुदा है, like nothing can go wrong with us। क्लोज माइंडेडनेस से आपको पता नहीं होता, इल्यूजन इन्वर्टेड आपको सब कुछ पता होता उसके बावजूद करते हो। क्लोज माइंडेडनेस का आपको नहीं पता होता जब भी आप करते हो। दोनों फर्क समझ में आ गया? आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप इज द लास्ट वन क्लोज माइंडेडनेस के अंदर। अच्छा भाई, stereotype view of our group is the fourth one। जो भी फॉर एग्जांपल जो राइवल या आपके खिलाफ कोई ग्रुप होगा, राइट, कंपटीशन होगी या कंपटीशन नहीं होगा, लेट्स सपोज कि देयर इज वन फैमिली, राइट, एंड यूर अनदर फैमिली, या फॉर एग्जांपल देयर इज वन ग्रुप, यूर अनदर ग्रुप। आप क्या कहोगे, ऑटोमेटिकली उसको दुश्मन बना दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उनको फॉर एग्जांपल उनकी नीयत क्या, आपको नहीं पता उनकी नीयत क्या है, आपको नहीं पता किस तरीके के लोग हैं, बस आपने ये डिसाइड कर बिकॉज द अदर पर्सन एग्जिस्ट एंड दैट्स इनफ कि आप उनसे फट्टा करो।
जैसे सपोज के लाइक अमेरिका में हुआ था, लाइक टॉयलेट पेपर कम पड़ गया था कोविड के अंदर, तो बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू बाय टॉयलेट पेपर, दिस पर्सन वांट्स टू बाय टॉयलेट पेपर, डिफरेंट ग्रुप्स बन के वहां पर लड़ाई होगी, rather than understanding कि भाई उस बंदे की basically like what does this person want, क्या पता कुछ और चाहिए, क्या पता compromise कर, you don't talk. So basically because you are ignorant and you don't want to know anything, and आपने अपने दिमाग बंद कर दिया, you don't want to know the beliefs perspective वगैरह, so you decide to make the other people an enemy just because you don't want to do something else, just because you don't want to know them, just because you don't care about them. So that is a group thing. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि प्रेशर ऑफ यूनिफॉर्मिटी के अंदर आपका दिमाग खुला हुआ है, ओवर एस्टिमेशन पावर के अंदर आपका दिमाग बंद हो जाता है, क्लोज माइंडेडनेस के अंदर भी आपका दिमाग बंद हो जाता है, प्रेशर ऑफ फॉर यूनिफॉर्मिटी के अंदर यू नो कि गलत है लेकिन आप बोल नहीं सकते, ठीक है ना, इन चारों के अंदर ओवर एस्टिमेशन पावर के अंदर एवरीवन नोस कैसे गलत है, आपके ग्रुप वालों की पता है, आपको खुद भी पता है, लेकिन फॉर सम एक्सवाइज रीजन आप समझते हो कि आपके साथ नहीं हो सकता बुरा, या आप बुरा नहीं कर सकते, तो आप करते हो। क्लोज माइंडेडनेस के अंदर आपको नहीं पता बुरा है, ना आपके ग्रुप वालों को पता है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई यू स्टिक टू बैड डिसीजंस, एंड दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ ग्रुप, डिफरेंट तरीके से ग्रुप थिंग्स होते हैं, and you might have faced them sometimes with you personally, experiences हो सकते हैं, and that is group think. यहाँ पे कोई मसला for the entire theory of group think. Alright, तो जैनिक कहती है कि भाई इसको तरीके सही करने के तरीके भी हो सकते हैं, there are some solutions to group things, कि क्योंकि भाई आपको अपनी ग्रुप यूनिटी नहीं तोड़नी, तो जैनिस कहता है कभी कभार ना मीटिंग्स के अंदर बाहर के लोग को बुला लिया करो जो आपको ग्रुप का हिस्सा नहीं, क्यों, वो तो परवाही नहीं करेंगे ना, दूसरा पॉइंट लेने के उनको क्या है, उनको आपसे रिलेशनशिप नहीं रखनी, तो अगर वो पॉइंट उठाएंगे तो वो वैलिड पॉइंट उठाएंगे, तो कभी कभार बाहर के लोग बुला रहे करो अपने ग्रुप मीटिंग के अंदर, लेकिन बाहर के लोग को ना बार बार नहीं बुलाना, क्योंकि अगर आपने बाहर के लोग को बार बार बुलाना शुरू किया वो भी आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी एक पॉइंट आएगा ग्रुप थिंग का हिस्सा बन जाएंगे, तो बाहर के लोग बुलाना अपने मीटिंग के अंदर, लेकिन कभी कभार स्टैगर्ड बेसिस, कभी कभार, हमेशा नहीं, रादर देन मीटिंग एज वन ग्रुप, ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रुप बना के अलग अलग मिल लो, क्योंकि जब सब अलग अलग जाके मिलेंगे ना, हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट जनरेट हो, सब बैठे हुए एक साथ तो एक बड़ा सा मसला पाया जाता है जहाँ पे बहुत खतरनाक पावर इन्फ्लुएंस जाता है, तो इससे अच्छे छोटे छोटे ग्रुप बना के दो के अलग अलग ग्रुप बना के साइड में बैठ जाओ, वहां पे आप आराम से डिस्कस करो ताकि आइडियाज आसानी से सामने हो। सेकंड चांस मतलब कि आप पहली मीटिंग के बाद वैसे मेकिंग नहीं करो, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो पहले सामने नहीं आती, तो इससे अच्छा है कि आप सेकंड दफा भी मीटिंग करो फाइनल चीज करने के लिए। Set up groups outside the organizations to work similar problem that have different leaders. Basically, होता है कि हो सकता है कभी कभार वो लीडर वहां मौजूद है ना, जब पे सब चुप रहते हैं, कभी कभार ऐसा ऐसी ऐसी जगह मीटिंग करो जहाँ पे लीडर आ नहीं सकता, फिर देखो कि क्या पता हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑल्सो लीडर्स नीड टू अडॉप्ट एन इम्पार्शियल स्टैंस, मतलब जब आप मीटिंग बुलाओ ना, तो आप चुप बैठो, ये नहीं बताना कि आज हम मीटिंग इसके बारे में करेंगे, क्या पता जो ग्रुप मेंबर जमा हुए थे उनके दिमाग में कुछ और आइडिया था, लेकिन आपने बोल दिया आज इसके बारे में मीटिंग करें, जब यह सब उसके बारे में बात करना शुरू हो गए, फिर आप कंप्लेन करोगे नया आइडिया क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने बोल दिया इसके बारे में मीटिंग हुई, अगर आप नहीं बोलते तो दूसरी चीज के बारे में आइडिया आती, तो बेसिकली लीडर्स शुरू में नहीं बताएं किसके बारे में मीटिंग हुई, आप चुप बैठो एंड फिर देखो किस किस तरीके से आइडिया आता है ताकि चीजें सामने आए, तो लीडर्स नीड टू लाइक नॉट इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इन द बिगिनिंग। एंड देयर इज डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट क्या है, वो बंदा है जो तुम्हारे ग्रुप का है, ठीक है ना, वो बंदा तुम्हारे ग्रुप का है, लेकिन पूरे ग्रुप ने उसको जानबूझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई तुम्हें हमेशा काउंटर पॉइंट लाना है, भले तुम अग्री करो डिसएग्री करो, तुम्हारा काम है हमेशा काउंटर पॉइंट लाना, एंड उसका जॉब है, इसका काम है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फैमिली मीटिंग के लिए बैठ रही है, तुम्हें बोल दिया भाई तुम ये जो भी हो तुम्हारा काम है हमेशा काउंटर पॉइंट लाना, भले हो तुम अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो, जब तुम काउंटर पॉइंट लाएंगे हम माइंड नहीं करेंगे तुम, क्योंकि हमने तुम्हारी जॉब बना दी काउंटर पॉइंट लाना। सो दैट इज डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट क्या करेगा, हमेशा काउंटर पॉइंट रेज करेगा ताकि ग्रुप फोर्स हो जाए हमेशा 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 ऑल्टरनेटिव सोचने में, एंड क्योंकि ये डेविल्स एडवोकेट ग्रुप वन खुद बनाए, तो जो भी ये डेविल्स एडवोकेट पॉइंट रेज करे ग्रुप वाले बुरा नहीं मानेंगे, तो इससे ये बंदा भी सेफ हो जाएगा, ग्रुप भी सेफ हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू टू ओवरकम ग्रुप थिंक। दूसरे समझ में आ गया।
well, basically summary. अच्छा ये I don't think ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ, right? I think ये बुक से बाहर से, but ये they do ask this kind of question, ठीक है? बाहर एक जेनेसिस ग्रुप थिंक की समरी के अंदर आप तुम्हें जो है अगेन ये 9 टाइप ऑफ ग्रुप थिंग्स है, सॉरी 8 टाइप ऑफ ग्रुप थिंक है, तुम्हें हर चीज का 8 के 8 नाम लेने पड़ेंगे, वन लाइन डिस्क्रिप्शन दे दोगी, दैट शुड बी इनफ, क्योंकि ये कंटेंट इतना बड़ा है कि हर चीज का एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन दे दोगी, दैट शुड बी इनफ। लेकिन अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगा 2 मार्क वाला, 4 मार्क नहीं, 2 मार्क वाला डिस्क्रिप्शन में मांगा, तो यू कैन जस्ट राइट दिस ग्रुप थिंक होता क्या है, ये वाला, कि भाई ग्रुप कोहेसिवनेस को बचाने के लिए आप काउंटर पॉइंट्स नहीं डालते, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर 4 मार्क का होगा तो ऑब्वियसली आपने बड़ा वाला डेफिनेशन की तरफ जाना है, जहाँ पे आप सिम्टम्स भी बताओगे। ऑलराइट, so basically now how do you evaluate Genesis group think? Is it applicable? Yes, it's applicable. Solutions भी applicable बिल्कुल 100%, क्योंकि आप solution supply कर सकते हो any group setting के अंदर, ताकि group think ना हो, and group think का concept इदारा के अंदर जाके सिखा सकते हो, ताकि दे अंडरस्टैंड कि यार हमारे इदारे के अंदर ग्रुप थिंक नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसके सोल्यूशन भी उनके साथ रेडी मौजूद हो। सो दिस इज एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट भारत। बट डज ग्रुप थिंक एक्चुअली एग्जिस्ट? क्या दूसरे लोगों ने ढूंढा है, डज इट इवन एग्जिस्ट या नहीं? तो दूसरे को रिसर्च करते हैं अबाउट ग्रुप थिंक, एंड पता चला कि ये लैब सेटिंग के अंदर नजर नहीं आता, क्योंकि लैब सेटिंग के अंदर आर्टिफिशियल सेटिंग होती है ना, तो लोग को पता है कि भाई एक्सपेरिमेंट है, तो दे डोंट केयर कि वेदर दे एग्री या डिसएग्री, उनको पता है कि रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। तो लैब के अंदर ना ये इसकी रिलायबिलिटी हाई नहीं होती, ये वहां नजर आता है जहाँ बाकायदा लोग असली असली ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे और असली असली सेटिंग के अंदर डिसीजन ले जा रहे होंगे, वहां पे नजर आएगा ज्यादा। ये लैब सेटिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर ज्यादा नजर नहीं आते, तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, ठीक है। सो ये मसला आता है। देर हैव बीन डिफरेंट क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स, जिसके बेस पे ग्रुप थिंक के गलत गलत नतीजे आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देयर इज वन इंसिडेंट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज वाटरगेट कवर अप, ठीक है ना। वाटरगेट कवर अप क्या होता है, ठीक है ना, एक इंसिडेंट हुआ जिसको पब्लिक से छुपाया गया था, एंड इट वाज ड्यूरिंग यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट निक्सन था, उसके दौरान था। सो बेसिकली ग्रीन एंड कॉलोनी व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड इट, ठीक, दे फाउंड आउट दैट द वाटरगेट इंसिडेंट इसलिए होता क्योंकि वहां पे ग्रुप थिंक हो रहा था। ग्रुप थिंक कौन सा हो रहा, किसी को बताने का दुख चाह रहा होगा, राइट, लेकिन जो बंदा मीडिया के अंदर बाहर जाके बताना चाह रहा था उसको चुप करवा दिया कि आपको नहीं बताना, वो ना आपको हम उठा लेंगे, एक्सपाइज करेंगे। तो यू कैन से कि ये ज्यादा पॉलिटिकल माहौल में इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे लोगों को फोर्सफुली चुप करवाया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अवेलेबल इन कोविड क्राइसिस एज वेल, जहाँ पे चाइनीज के डॉक्टर बाहर आके बताया जा रहा है दुनिया को कोविड क्या है, बट द गवर्नमेंट वुड लेट देम, उनको प्रेशराइज करेगा आपको कोविड नहीं बताना, बट यू नो दे इवेंचुअली डिसाइड टेल द वर्ल्ड के कोविड क्या है। तो इट इज एप्लीकेबल इन एवरीडे लाइफ। ये मैंने बता दिया, डिस्कस द एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज, ओके। सो जैनिस ग्रुप थिंग, let's talk about this. Is individual situational? Well, it's both. फॉर एग्जाम्पल आप कौन से टाइप ऑफ ग्रुप थिंक के अंदर जाते हो, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे हो या ये वाले हो, ये वाले हो, whether you're in the green box, the blue box or the orange box, depends on the situation, ठीक है ना। So what type of group think you find yourself in depends on the situation. अब whether you do group think or not, क्या आप group think का शिकार बनते हो नहीं, that depends on the individual's पर्सनैलिटी। कोई ऐसा इंसान होगा हु इज लाइक यू नो हु इज अग्रीएबल, जो मान ले इवेंचुअली, कोई ऐसा इंसान होगा हु डजंट अग्री, हु लाइक्स कॉन्फ्लिक्ट, जो फड्डे करना चाहता हो, वो कभी ग्रुप थिंक के अंदर आएगा नहीं, हमेशा फड्डे करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बंदा कितना लाइकली है ग्रुप थिंक परफॉर्म करने का, दैट्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एंड आप कौन से ग्रुप थिंक के अंदर पाए जाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फॉर आपको कुछ नहीं पता या आपको सब कुछ पता है, यू बिलीव कि यू एंड एवरीवन एल्स इज इनवर्नेबल, या आपको चुप करा जा रहा है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कल्चर बायस, यस,
किसी किसी कल्चर के अंदर ऑटोमेटिकली जो कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है जहाँ पे सबको साथ लेके चलना पड़ता है, वहां पे शायद प्रेशर फॉर यूनिफॉर्मिटी वाला ग्रुप थिंक ज्यादा हो इंस्टेड ऑफ दीज के इल्यूजन इनैनिटी माइंड गार्ड वगैरह, वहाँ पे शायद ये टाइप ऑफ ग्रुप थिंक पाए जाएंगे इंस्टेड ऑफ दीज। सो जो कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है वहाँ पे शायद ज्यादातर दूसरे टाइप ऑफ ग्रुप थिंक देखे जाए रादर देन इंडिविजुअल कल्चर। दे कुड बी कल्चर बायस, तो हो सकता है वहाँ पे ये सोल्यूशन भी ना चले कि डेविल्स एडवोकेट शायद हमारे कल्चर करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर के अंदर से दूसरे लोग हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल 100% नहीं हो सकता। शायद ये सोल्यूशन भी शायद कल्चर बायस हो या हर सिचुएशन के अंदर हर सोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं है। बट इज इट एप्लीकेबल? यस, ये सोल्यूशन एप्लीकेबल हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट भी ऑर्गेनाइजेशन अगर समझाओगे तो लोग के लिए हेल्पफुल होगा। इज एप्लीकेबल इन ग्रुप ट्रेनिंग। ये जो सिचुएशन को छुपा है ऐसे वो या रेप्लिकेबिलिटी का मसला है कि लैब के अंदर रेप्लिकेबल नहीं हो सकता। So this requires actual group to work and actual decision making process. एक फेक डिसीजन प्रोसेस एक फेक सेटिंग के अंदर फेक ग्रुप्स के साथ नहीं बन सकता। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ इन लैब। सो ये इसकी मुश्किलात हैं। Alright. So like is there any question regarding groupthink? Yeah, everything else we've discussed so far in today's lecture. Alright. Please मुझे बता देना what your teacher says, ठीक है ना? मुझे text कर देना so I can think about what you do next. I understand तुम्हारा एग्जाम 70 नहीं 70 नहीं, कब से? आज से शायद, like 18 से, from tomorrow. Alright, please let me know कि क्या सीन होगा, ठीक है? Then we'll advance. And can you please suggest me an alternative day, भले time लेके, say Saturday के अलावा कौन से दिन तुम लोग कर सकते हो? Alright, I'm gonna sign off now. ठीक है, अल्लाह हाफिज़।